Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the new chapter that is human system. Okay, तो इस चैप्टर में हमें ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ना है. ओके तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम होती है. बहुत सारे एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. तो और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं. और सेल क्या होता है, एक बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है. ठीक है, अब किसी भी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो किससे मिलकर बनी होती है, वो होती है एटम, मॉलिक्यूल्स, सेल, अलोंग विद दैट टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ये सब मिलकर एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. बात समझ में आ गई. ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. ओके तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि एटम्स जो होते हैं, बहुत सारे स्मॉलेस्ट एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो वो एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे. देखिए, अगर हम बात करें सेल की तो ये क्या होती है, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट. ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हम सेल को बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलकर बनती है, सेल से मिलकर बनती है. और बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. तो इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ह्यूमन की, ये किससे बनी है, सेल की फॉर्मेशन से बनी है. और फंक्शनल यूनिट क्या है, एक पर्टिकुलर सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए हम सेल को फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं. ये बात आपको समझ में आ गई. अब बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं. टिश्यूज़ क्या होता है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि बहुत सारे सेल्स कंबाइन हो जाएंगे तो वो टिश्यूज़ का फॉर्म करेंगे विच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन. अब ये नहीं है कि अलग अलग सेल कंबाइन हो रहे हैं. मैंने क्या बताया, हर एक सेल का अपना एक फंक्शन होता है. तो अगर एक ही टाइप के सेल कंबाइन हो रहे हैं जो कि सिर्फ एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और उनका ओरिजिन भी कैसा है, सेम है, तो एक ही टाइप के सेल मिलकर टिश्यूज का फॉर्म करे, एक ही टाइप के सेल कंबाइन हो जाए और वो टिश्यूज का फॉर्म करे, तो उसको हम टिश्यूज बोलेंगे. मैंने बोला ग्रुप ऑफ सेल, सेल की जगह सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल having same function एंड ओरिजिन. इसका मतलब क्या है, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स जो सिर्फ एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं एंड एक ही उनका ओरिजिन है, वो सारे सेल मिलकर जब किसी चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं. टिश्यूज़ में क्या आते हैं, मसल्स, बोन्स और भी है. ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, टिश्यूज़ है. अगर हम बात करें ऑर्गन्स की, अगर टिश्यूज़ कंबाइन हो जाए, ठीक है, टिश्यूज़ कंबाइन हो जाए तो वो किसका फॉर्म करेंगे, ऑर्गन्स का. जैसे स्टमक, लीवर, हार्ट, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं. ठीक है, 2 और मोर टाइप ऑफ टिश्यू, या तो एक या फिर एक से ज़्यादा टिश्यूज़ इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड परफॉर्म अ फंक्शन, और एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं. बात समझ में आ गई. मैंने क्या बताया, एटम्स है, बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर सेल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारी बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, और सिमिलर टाइप के सेल कंबाइन होकर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं. एंड ऑर्गन क्या होता है, 2 or more than 2 types of tissues interact with each other and perform a function. This group of tissues is known as organs. ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम की तो बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होकर एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ऑर्गन सिस्टम है. इनके बिना हमारी जो लाइफ है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, हम सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करे, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम. अब ये सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी का
फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या नीड चाहिए, हमारी बॉडी किससे फॉर्म होती है। ठीक है, कि अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो मुझे आप ये बताओ कि आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में अभी पढ़ा था, हमें एनर्जी मिलती है फूड से। ठीक है, और फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं। हमें पता है हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन, ये सब हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं, एंड विटामिन ऑल्सो। ठीक है, ये सब हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, इन सब चीज़ों से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो जब हम फूड को इनटेक करते हैं, यानी कि हम इन सब चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनमें से कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कौन सी फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेशन यूज़ होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, डाइजेशन यूज़ होता है। और डाइजेशन के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। बात समझ में आ गई। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। हमारे फूड में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन एंड विटामिन प्रेजेंट रहते हैं। ये हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और हमारी बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेस्ट करना होता है, और डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एंड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। मतलब कॉम्प्लेक्स और जो भी कॉम्प्लेक्स है और इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस है, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये क्या होता है, डाइजेशन होता है। सो दैट हमारी बॉडी उसको इजीली यूटिलाइज कर पाए, उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, इसीलिए हम डाइजेशन, इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम यूज़ होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और कौन किस में वो कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये वाले तो है कॉम्प्लेक्स, यहाँ लिखूंगी, और ये सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। ये क्या होता है पूरा प्रोसेस, ये होता है डाइजेशन। और इसके लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं, डाइजेशन सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये कौन से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, फैट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में, प्रोटीन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में। ये इनकी सिंपलर फॉर्म है और ये इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देख लीजिए आप, मैंने क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में। इधर वाली हमारी सिंपलर फॉर्म है और इधर वाली हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। मैंने इधर भी यही लिखा है कि ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड। ये कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म, ये फैट का सिंपलर फॉर्म और ये प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म, सो दैट दे कैन इजीली एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द बॉडी। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच परफॉर्म डाइजेशन, जो डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, ऐसे ऑर्गन का ग्रुप जो डाइजेशन को परफॉर्म करें उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि वो ऑर्गन कौन कौन से हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारी अब पूरी बॉडी के बारे में जानेंगे हम कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा और बताना चाहती हूँ कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल्स क्या होता है, ये माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस तक
NS पे जाके कंप्लीट होता है। मतलब जितना भी हमारा प्रोसेस है डाइजेशन जो पूरा चलता है वो माउथ से स्टार्ट होकर NS पे कंप्लीट होता है। तो ये जो पूरा पाथ है, इस पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसमें क्या क्या आता है, माउथ, बकल कैविटी, इसोफोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, रेक्टम एंड एनस, ये सारी चीज़ें आती है। इस पाथ को फॉलो करते हुए हमारा जो डाइजेशन होता है, जैसे हमारी बॉडी में ये हम खाना कहाँ से लेते हैं, अपने माउथ से लेते हैं, तो माउथ से हमारा स्टार्ट होगा डाइजेशन होना और कंप्लीट कहाँ होगा, एनस में जाके कंप्लीट होगा वो। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे, पूरे प्रोसेस को अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन से माउथ में कैसे डाइजेशन होता है, बकल कैविटी क्या होती है, डाइजेशन कैसे होता है, सब देखेंगे। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम सेक्रेट करते हैं, और वो एंजाइम किस में यूज़फुल होते हैं, डाइजेशन में यूज़फुल होते हैं। मतलब उन एंजाइम की हेल्प से ही हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो विच सेक्रेट एंजाइम टू परफॉर्म डाइजेशन, जो डाइजेशन को परफॉर्म करे और एंजाइम को सेक्रेट करे। अगर एंजाइम सेक्रेट होगा तभी वहाँ पर क्या हो पाएगा, डाइजेशन हो पाएगा। अगर वो एंजाइम सेक्रेट ही नहीं होगा तो वहाँ पर डाइजेशन रुक जाएगा। ठीक है, तो ये भी देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ सेक्रेट होते हैं। तो वो एंजाइम है सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर में होता है, पैनक्रियाज में होता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में होता है। मतलब इन जगहों पर एंजाइम सेक्रेट होते हैं। वो एंजाइम कौन से है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये पता चल गया एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल को हम डाइजेस्टिव कैनाल्स भी बोलते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल वो होते हैं जो पूरा पाथ, डाइजेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ और ख़त्म जहाँ पर हुआ वो एक पूरा पाथ बन जाता है, उस पाथ को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होता है कि डाइजेशन के लिए कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो एंजाइम सेक्रेट करते हैं, उसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। तो चलिए एक बार हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और लिख लेते हैं, राइट आउट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो पाथ फॉलो होता है डाइजेशन के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब ये क्या है, इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्रॉम माउथ टू एनस एंड इट इज़ 8 to 10 मीटर लॉन्ग। ये जो मैंने पूरा डायग्राम बनाया है ये कितना मीटर लॉन्ग है, 8 to 10 मीटर लॉन्ग। ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव कैनाल, इसको हम डाइजेस्टिव कैनाल भी बोलते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। जो हमने फूड इनटेक किया वो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर उसका डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और वो कहाँ कहाँ जाता है, माउथ से बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स में से इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन्स में, फिर इसके बाद रेक्टम में और फिर लास्टली एनस में। ठीक है, ये पाथ फॉलो होता है किसका, डाइजेशन ऑफ फूड का। जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो इस पाथ को फॉलो करता है और ये पूरा पाथ है, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इट प्रोवाइड द प्लेस फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड के डाइजेशन के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। मैंने बताया ना एक पाथ फॉलो कर रहा है। अब पाथ फॉलो करने का मतलब क्या है, एक तरह से एक स्पेस प्रोवाइड करा रहा है ये। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है। मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट होता है फूड का, वो भी एक एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है, वो भी एक पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये इधर की तरफ हमारा माउथ है, ये फेरिंग्स है, फिर ये बकल कैविटी, ये इसोफोगस, ये डायफ्राम, लीवर। देखो एक डायफ्राम, ये जो इधर की तरफ हमारा क्या होता है, डायफ्राम होता है। इससे ऊपर हमारे क्या आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं, जैसे हार्ट और जो भी लंग्स वगैरह है वो हमारे इधर आते हैं। ठीक है, इधर ऊपर वाली साइड में, और नीचे वाली साइड में जो होता है उधर से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इधर क्या होता है, हार्ट और लंग्स, ये दोनों चीज़ें आती है। ठीक है, तो इनमें तो डाइजेशन नहीं होता, तो अब डाइजेशन के लिए हमने तो फूड माउथ में लिया है, अब फूड माउथ से यहाँ स्टमक में पहुँचने के लिए, इधर ये वाला चीज़ क्या है, ये स्टमक है, स्टमक में पहुँचने के लिए उनको एक कनेक्टिविटी चाहिए। अब उस कनेक्टिविटी का काम कौन करता है, ये इसोफोगस करता है। आपकी बुक में इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है इसोफोगस, एक्चुअल में ये वाली स्पेलिंग नहीं होती इसकी, इसके आगे ओ आता है, जहाँ ओ साइलेंट होता है। ठीक है, तो हमें बोलने में लगता है इसोफोगस।
तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए, तो वो कनेक्टिविटी कौन करता है? ईसोफोगस। तो ईसोफोगस हमारा माउथ में जो फूड है वो फूड हमारा ईसोफोगस में जाएगा, ईसोफोगस से होता हुआ ये स्टमक में जाएगा और स्टमक में हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये हार्ट और लंग्स में तो जा नहीं सकता हमारा फूड, इसके लिए कनेक्टिविटी के लिए इन्होंने ईसोफोगस दे दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई? अभी हम वो डिटेल में देखेंगे। आपको इतना समझ में आ गया एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक होता है? वो माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस पे जाके ख़त्म होता है। इसके मेन फंक्शन क्या है, डायग्राम क्या है, ईसोफोगस का क्या काम करता है? वो एक कनेक्टिविटी का काम करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बकल कैविटी से। माउथ से स्टार्ट क्यों नहीं करें? क्योंकि माउथ क्या है, सिंपली हमें पता है कि हमारा फूड हम माउथ से इनटेक करते हैं, तो माउथ के बारे में पढ़ने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी से, ठीक है। जो बकल कैविटी है ये वाला पार्ट है, इसको कैविटी क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर एक मतलब कैविटी मतलब क्या होता है? होल होता है। तो हमारी माउथ में एक बहुत बड़ा होल होता है जिसको हम कैविटी बोल रहे हैं। तो क्या होता है ये, उसी को बकल कैविटी कहते हैं। आगे की तरफ तो माउथ होता है, माउथ किससे अटैच है? हमारी लिप से अटैच है, ठीक है। और अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है उसको हम बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज माउथ। एलिमेंट्री कैनल की जो ओपनिंग है वो माउथ से स्टार्ट होती है, लेकिन जब हमारा फूड जब अंदर जाता है तो वो किस में जाता है? बकल कैविटी में जाता है, ठीक है। इट ओपन इनटू अ कैविटी और अ बाउल शेप। ये एक तरह से कैविटी होता है और एक बाउल शेप होता है। बाउल क्या होता है? इस तरह से होता है, और इसके अंदर क्या होता है? ये एक कैविटी होती है, होल सा होता है ना। तो इसीलिए हम इसको कैविटी बोल रहे हैं। दिस इज नोन एज बकल कैविटी, ओके। अब ये बकल कैविटी है, कौन कौन मिलकर एक कैविटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं? बकल कैविटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उसमें आता है टंग, पैलेट एंड टीथ। ये तीनों मिलकर एक बकल कैविटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ओके। अब कोई रूम होता है, रूम की रूफ भी होगी, ठीक है, रूम की वॉल्स भी होगी, रूम का फ्लोर भी होगा। उसी तरह से बकल कैविटी है, एक रूम है, मान लो एक रूम है इस तरह से। अब बकल कैविटी एक रूम है तो इसकी कोई रूफ भी होगी, ठीक है, इसकी वॉल भी होगी और इसका फ्लोर भी होगा, तीनों चीज़ें प्रेजेंट होगी। तो बताओ मेरे को इसका वॉल क्या होता है? अगर आप अपनी फिंगर को इस तरह से अंदर लेके जाओ और ऊपर की तरफ टच करोगे ना तो आपको थोड़ा वॉल जैसा फील लगेगा, मतलब हार्ड सा फील होगा। इस तरह से अंदर लेके जाओ और ऊपर की तरफ टच करो, आपको फील होगा। तो वो इसकी क्या है? वॉल है। उस वॉल का नाम क्या है? पैलेट, ठीक है। दिस इज द रूट है, रूट ऑफ बकल कैविटी। दिस इज द रूट ऑफ बकल कैविटी। एंड अगर हम रूट की बात फ्लोर की बात करें तो इसका फ्लोर क्या होगा? नीचे की तरफ अगर हम देख रहे हैं माउथ में हमारे नीचे की तरफ क्या है? टंग है, तो ये इसका क्या बना रही है? फ्लोर बना रही है। रूट कौन बना रहा है? पैलेट बना रहा है। अगर ऊपर की तरफ टच करें, नीचे की तरफ टच करें तो किस पे टच होगा? टंग पे टच होगा। अगर आप साइड की तरफ टच कर रहे हो तो किस पे टच हो रहा है? टीथ पे टच हो रहा है, ठीक है। तो आपकी टीथ क्या बना रही है? वॉल बना रही है, ठीक है। टंग क्या बना रही है? ये फ्लोर बना रही है, ठीक है। पैलेट क्या बना रही है? रूट बना रही है। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गया बकल कैविटी किस चीज़ से मिलकर बना है? टीथ, पैलेट एंड टंग। टीथ होता है वो वॉल की फॉर्म में काम कर रहा है, पैलेट होता है वो रूट का काम कर रही है, टंग होता है वो फ्लोर का काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें टंग की, तो टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसमें कोई बोन तो होती नहीं है, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। एंड इट इज़ द बेस ऑफ कैविटी। कैविटी का बेस है, बेस यानी कि फ्लोर है, किसका? बकल कैविटी का, यानी कि कैविटी का फ्लोर है। टंग किसके काम आती है? टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के काम आती है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं? टंग की हेल्प से कर पाते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प इन मेस्टिफिकेशन। अब ये मेस्टिफिकेशन क्या होता है? जब हमारा फूड हमारी माउथ में जाता है तो
टंग में जाएगा, टंग में आ जाएगा। अब वो टंग क्या करती है, उस फूड को इधर से उधर, उधर से इधर पहुंचाने का काम कौन करती है, टंग करती है। तो इसी को हम मैस्टिफिकेशन बोलते हैं, यानी फूड को इधर से उधर, उधर से इधर पहुंचाने का काम जो होता है उसको मैस्टिफिकेशन कहते हैं। और ये मैस्टिफिकेशन का काम कौन करता है, टंग करता है। अब आपको टंग के बारे में भी अच्छे से पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पैलेट की तरफ। तो पैलेट क्या होती है, रूट ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी की रूट होती है। अब देखो इसके पैलेट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट्स, ठीक है। अब एंटीरियर पार्ट क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, पोस्टीरियर पार्ट सॉफ्ट होता है। कैसे, अगर आपने अभी फिंगर अपनी अंदर लेके जाओ और इसकी रूट को टच करोगे तो आपको हार्ड फील होगा, और जैसे जैसे आप अपनी फिंगर अंदर लेते जाओगे तो आपको जो रूट है वो सॉफ्ट फील होगी। तो आपका जो बाहर वाला पार्ट है वो कैसा हो गया, आगे वाला जो पार्ट है वो कैसा हो गया, हार्ड हो गया। और लेकिन जब आप अपनी फिंगर अंदर लेके गए और आपने रूट को टच किया तो आपको सॉफ्ट फील हुआ, यानी कि आपका जो पीछे वाला जो पार्ट है वो कैसा है, सॉफ्ट है। तो इस पीछे वाले पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट, और आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, ठीक है। तो ये आपको पैलेट के बारे में पता चल गया। अब फ्रेन्यूलम लैंगुअल क्या होता है, जब आप अपनी टंग को इस तरह से ऊपर करते हो, इस तरह से, तो पीछे एक स्ट्रक्चर सी बनती है कुछ इस तरह से, इस तरह से। ये आपकी टंग है और ये आपका नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो उसके पीछे की तरफ एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, और ये किसके बीच में बनती है, पैलेट के बीच में और टंग के बीच में एक स्ट्रक्चर बनती है इस तरह से। इसका नाम क्या है, फ्रेन्यूलम लैंगुअल, मतलब जिससे द बेसल पार्ट ऑफ द टंग अटैच टू, यानी जो टंग का बेस है वो किससे अटैच रहता है, पोस्टीरियर पार्ट, यानी पीछे वाले पार्ट से, बकल कैविटी के पीछे वाले पार्ट से, उसको हम कहते हैं फ्रेन्यूलम लैंगुअल। जिससे वो अटैच रहता है इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेन्यूलम लैंगुअल, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फ्रेन्यूलम लैंगुअल, तो आप ये आंसर में लिखोगे कि जो टंग होती है उसका बेस है वो बकल कैविटी से अटैच रहता है, और वो किससे अटैच रहता है, फ्रेन्यूलम लैंगुअल, जिससे अटैच रहता है उसको फ्रेन्यूलम लैंगुअल बोलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे टीथ के बारे में। अगर हम बात करें टीथ की तो हमारे माउथ में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, ये तो सबको पता है। 16 ऊपर और 16 नीचे, यानी 16 का सेट होता है, 16 ऊपर होते हैं और 16 ही नीचे होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो टीथ है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है, इंसीजर्स, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। जो इंसीजर्स वाले जो टीथ होते हैं वो किस में काम आते हैं, कटिंग में काम आते हैं, यानी कि बाइटिंग में, जो हम बाइट करते हैं वो इन्हीं टीथ से करते हैं, ठीक है। और कैनिन वाले आते हैं वो टीयर्स एंड चॉपिंग, यानी चीरने फाड़ने का जो काम होता है वो कैनिन वाले टीथ करते हैं। प्रीमोलर्स क्या करते हैं, फॉर च्यूइंग ऑफ फूड्स, फूड को चबाने का काम कौन करता है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये दोनों ही ये काम करते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं फूड को ग्राइंड करने का, ग्राइंडिंग के लिए जो टीथ यूज़ होते हैं वो प्रीमोलर एंड मोलर यूज़ होते हैं। अब देखिए यहाँ प्रीमोलर और मोलर मैंने दो यूज़ क्यों किए, दो नाम मैंने यूज़ क्यों किए, क्योंकि दोनों का फंक्शन तो एक ही है, क्योंकि इनका जो नंबर्स है वो अलग अलग है। जो प्रीमोलर टीथ होते हैं वो 8 नंबर में प्रेजेंट है, बल्कि जो मोलर वाले टीथ है वो 12 नंबर में प्रेजेंट है। क्योंकि इनका नंबर डिफरेंट है इसलिए हमने इनको नेम भी डिफरेंट दे दिया, ठीक है। इंसीजर्स वाले जो टीथ होते हैं, जो बिल्कुल आगे के जो 2 टीथ है, ऊपर के जो 2 टीथ आपको अलग से दिखते हैं, आपने अगर रैबिट देखा होगा तो उसके सबसे आगे 2 टीथ निकले रहते हैं, तो वो वाले टीथ कौन से होते हैं, इंसाइजर्स, यानी कि ऊपर भी 2 टीथ और नीचे भी 2 टीथ, टोटल कितने हो गए 4, यानी इंसाइजर्स ऊपर के 4 टीथ और नीचे के 4 टीथ जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इंसाइजर्स, यानी कि टोटल नंबर 8 हो गया। कैनिन वाले होते हैं बिल्कुल इंसाइजर्स के बगल में जो टीथ होते हैं वो कैनिन वाले होते हैं, और उनकी नंबर कितनी होती है, 2 ऊपर और 2 ही नीचे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 4। प्रीमोलर्स की हम बात करें तो प्रीमोलर्स कौन से होते हैं, बिल्कुल साइड वाले जो होते हैं, ऊपर भी 4 प्रेजेंट रहते हैं और नीचे भी 4। मोलर की बात करें तो 6 ऊपर और 6 नीचे, इन सब का टोटल कर लो 32 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया।
इंसाइजर्स और कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, ये हमारे टीथ की कैटेगरी होती है। अगर हम बात करें डेंटल फॉर्मूला की, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। मतलब कि अगर हमारी टीथ का पैटर्न देखें हम तो कैसा है, जो इस वाले हाफ में हमारे टीथ का पैटर्न है वही पैटर्न हमारे इधर वाले टीथ में होगा। मतलब इधर वाले टीथ वाले में जो पैटर्न है वही पैटर्न इधर फॉलो होगा। सेम पैटर्न रहता है बिल्कुल हाफ वाले में, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ सेम होता है। ठीक है, तो इस पर एक फॉर्मूला बना दिया। अगर मैं इस वाले हाफ के नंबर्स निकाल लूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मेरे पास पूरा आ जाएगा? पूरे टीथ के नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ टीथ इन ईच हाफ। एक हाफ में मतलब ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, सिर्फ एक हाफ के अगर मैं नंबर निकालूं तो मेरे पास पूरे वाले आ जाएंगे। उनको 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास पूरे टीथ के नंबर आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इंसिजर्स, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर लिख लिया। इंसिजर्स में ऊपर वाले में कितने हैं? 2 है और नीचे वाले में भी 2 है। टोटल कितने हो गए? 4। इधर वाले हाफ में भी 2 ऊपर 2 नीचे, लेकिन मैंने इधर वाले हाफ को नहीं लिखा, मैंने सीधा क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, कैनिन वाले में 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। यहाँ मैंने 1 1 लिख दिया। ठीक है, अब प्रीमोलर की अगर हम बात करें तो 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं, यानी कि 2 2 हाफ हो गया। अगर हम मोलर की बात करें तो 6 6 होते हैं, 6 ऊपर और 6 इधर वाले हाफ में और 6 इधर वाले हाफ में, यानी कि 3 ऊपर और 3 नीचे, तो 3 3 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाले में और करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आंसर आ गया। अब जो हमारे टीथ होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, डाइफोडेंट, हेटेरोडेंट और थैकोडेंट। अब ये डाइफोडेंट क्या होता है, अगर हमारे माउथ में 2 टाइप के टीथ प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं डाइफोडेंट। अगर हमारे माउथ में 2 से ज़्यादा टाइप के टीथ प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं हेटेरोडेंट। अगर हमारे माउथ में एक ही टाइप के टीथ प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं मोनोडेंट। ठीक है, अगर हमारे बस ये आपको इतना याद रखना भी, हेटेरोडोंट और डाइफोडेंट। हेटेरोडोंट क्या होता है, मोर देन 1 टाइप ऑफ टीथ। तो हमारे माउथ में कितने टाइप के टीथ प्रेजेंट है, 1 2 3 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट है, तो हम कैसे होंगे, हेटेरोडोंट होंगे हम। ठीक है, कई ऐसे होते हैं जिनके माउथ में सिर्फ 2 टाइप के ही टीथ होते हैं, मतलब 2 टाइप के टीथ होते हैं और वो लाइफ में सिर्फ 2 बार आते हैं। 2 टाइप के टीथ होते हैं लेकिन वो हमारी लाइफ टाइम में भी सिर्फ 2 बार ही आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइफोडेंट। 2 टाइप के टीथ नहीं बोल सकते हम, यहाँ पर लाइफ की बात करें कि हमारी लाइफ में कितनी टाइम आ रहे हैं। अगर वो 2 बार आ रहे हैं तो उसको हम डाइफोडेंट बोलते हैं, अगर वो सिर्फ 1 बार आ रहे हैं तो मोनोडेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, 20 टीथ ऐसे होते हैं जो हमारे माउथ में डाइफोडेंट होते हैं, मतलब वो हमारी लाइफ टाइम में सिर्फ 2 बार आते हैं और वो उस टीथ को हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। ठीक है, बात समझ में आया। डाइफोडेंट क्या होता है, जो हमारी लाइफ टाइम में सिर्फ 2 बार आते हैं, उनको हम डाइफोडेंट बोलते हैं, डाई यानी 2। ठीक है, और 20 टीथ ऐसे होते हैं जो डाइफोडेंट होते हैं, उनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। हेटेरोडेंट वो होते हैं जो हमारे माउथ में एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट रहे, उसको हम हेटेरोडोंट बोलते हैं। मोनोडोंट किसको बोलेंगे, जिसमें एक ही टाइप के टीथ प्रेजेंट होंगे। हमारे में सिर्फ 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम हेटेरोडोंट होते हैं। मोनोडोंट कई एनिमल्स वगैरह ऐसे होते हैं जिनके माउथ में सिर्फ एक ही टाइप के टीथ होते हैं, तो उनको हम मोनोडेंट बोलते हैं। मेनली ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, ह्यूमन बींग्स में तो हेटेरोडोंट ही प्रेजेंट रहते हैं। और डाइफोडेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब लास्ट जो आता है वो है थैकोडेंट। थैकोडेंट क्या होता है, टीथ प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ जर्म्स। जो जर्म्स होती है ना, इस तरह से हमारी जो जर्म्स होती है, कैविटी होती है एक तरह से, उसके अंदर जो टीथ प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थैकोडेंट। उसको क्या बोलते हैं हम, थैकोडेंट। ठीक है, इधर वाले जो टीथ है वो मेनली सॉकेट में प्रेजेंट है, एक तरह से कैविटी में प्रेजेंस है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, थैकोडेंट वाले टीथ। थैकोडेंट क्या होता है, हेटेरोडेंट क्या होता है, डाइफोडेंट क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। डाइफोडेंट क्या रखना, जो लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं। हेटेरोडेंट जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के टीथ प्रेजेंट रहते हैं। एंड थैकोडेंट यानी कि जिसमें जो जर्म्स के सॉकेट में प्रेजेंट रहते हैं, गम्स के सॉकेट में प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करें कि
दीज आर कूप लाइक स्ट्रक्चर। जब अगर हम बात करें कि गम्स क्या होते हैं, तो गम्स होते हैं कूप लाइक स्ट्रक्चर इन विच टीथ आर प्रेजेंट। एक कूप स्ट्रक्चर होती है, मतलब इस तरह से सॉकेट होता है जो मैंने यहाँ बनाया, उसके ऊपर जो टीथ प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, कूप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गम्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए आपके इस लेक्चर में इतना ही है। इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने अभी तक एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सीखा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में सीखा कि क्या होते हैं, और फिर एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ के बारे में ज़्यादा कुछ देखा नहीं, कि हमने बस इतना पढ़ा कि माउथ, हमारा जो फूड होता है वो माउथ के थ्रू ही एंटर होता है, और हमारा एलिमेंट्री कैनाल भी माउथ से ही स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद जो हमने डिस्कस किया बकल कैविटी के बारे में, कि बकल कैविटी होती है वो किन किन से बनकर बनती है, टीथ से, पैलेट से एंड टंग से। टंग के बारे में हमने देख लिया, उसके बाद हमने पैलेट के बारे में भी देख लिया, टीथ के बारे में भी हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, और गम्स के बारे में भी देख लिया। ठीक है, तो ये आपके इस लेक्चर में था। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।